हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द अभ्यास सीरीज और एक दिन बाद जो है आपका एग्जाम भी है। सो काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। टॉप 15 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे और थोड़े टफ क्वेश्चन जो है रखने की कोशिश की गई है। सो आइए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द मेमोरी स्पेस अवेलेबल फॉर अ प्रोसेस इज नॉट कॉन्टिग्यूअस देन वी नीड टू परफॉर्म। जब जो है मेमोरी स्पेस अवेलेबल किसी भी प्रोसेस के लिए कॉन्टिग्यूअस नहीं होता तब हमें क्या करने की जरूरत है। तो सही आंसर की मैं बात करूं तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यानी कि उस समय हमें जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन करने की जरूरत होती है, तो आपको जो ध्यान में रखना है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, व्हेन थ्रेड वेट्स इनडेफिनेटली फॉर सम रिसोर्स एंड अदर रिसोर्स एक्चुअली यूजिंग इट इज कॉल्ड। इसका मतलब कि जब कोई थ्रेड जो है किसी किसी रिसोर्स के लिए जो काफी ज्यादा समय से वेट कर रहा है और उस समय जो एक्चुअल में कोई दूसरा रिसोर्स जो है काम कर रहा है कि उसको यूज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टारवेशन। उस समय जो ये प्रोसेस हो रही थी उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रीड्स एंड रिएक्ट्स इन एक्चुअल टाइम। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द स्पॉट जो है रीड करता है और ऑन द स्पॉट जो है रिजल्ट देता है, उस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही जो ऑन द स्पॉट जो है रिएक्ट करता है जो भी हमने इनपुट दिए है। क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वर्चुअल मेमोरी इज। तो एक्चुअल में जो वर्चुअल मेमोरी वो क्या होती है? जो वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में जो मेन मेमोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है उसको जो कोई एज ए आप समझ लो कि रैम क्रिएट करते हैं। यानी कि ऑप्शन बी, दैट इज एन इल्यूजन ऑफ द लार्ज मेन मेमोरी। कहने का मतलब है कि जो वो रैम है उसका जो है एक वर्चुअली जो है पार्ट क्रिएट करता है रोम में, उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ अ पेज नॉट फाउंड इन द टीएलबी देन इट इज नोन एज। जब जो हमें कोई भी पेज जो है टीएलबी में नहीं मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे जो हम बोलते हैं टीएलबी मिस। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज टीएलबी मिस। और साथ ही साथ जो टीएलबी की फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। बेसिकली ये एक मेमोरी यानी कि एक मेमोरी कैश होती है जिसका कि यूज किया जाता है ताकि जो भी समय लग रहा है यूजर की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए उसको जो है कम किया जा सके। यानी कि जो भी यूजर की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो भी समय लग रहा है उसको कम करने के लिए इसका जो यूज किया था, तो इसका मतलब है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, दैट इज टीबीएफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड टू। जो बैंकर्स एल्गोरिथम होती है उसको किस लिए हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए सोल्व डेडलॉक, डिटेक्ट डेडलॉक, रेक्टिफाई डेडलॉक या प्रिवेंट डेडलॉक। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द प्रिवेंट डेडलॉक। यानी कि जो डेडलॉक होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, हु इज द क्रिएटर ऑफ सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है उसका क्रिएटर एक्चुअल में कौन है? ऑप्शन ए डेनिस रॉबर्ट, ऑप्शन बी हेनरी बोल्ट, ऑप्शन सी डेनिस रिची, ऑप्शन सी बियॉन्ड स्टॉटअप। तो जो सही आंसर है वो है डेनिस रिची, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर मैं लैंग्वेज C++ की बात करूं तो आपको ये भी याद रखना कि उसका जो क्रिएटर है उसका नाम है बियॉन्ड स्टॉटअप, यानी कि ऑप्शन डी। तो जो ऑप्शन सी है वो है डेनिस रिची सी का और जो डी है वो है C++ का, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज लिंट इन सी। सी लैंग्वेज में लिंट का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इसका जो मतलब होता है कि एनालाइजिंग टूल। एनालाइजिंग टूल होता है सी लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं लिंट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, व्हाट इज द मेमोरी साइज ऑफ कैल डाटा टाइप। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो है डेटा टाइप जो है पाए जाते हैं सी लैंग्वेज में। तो बेसिकली जो है सी लैंग्वेज हो चाहे जावा लैंग्वेज हो चाहे C++ लैंग्वेज हो, वहाँ पे कुछ जो डेटा टाइप्स होते हैं। बेसिकली ये एक एट्रीब्यूट होती है जो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो क्या डाटा को होल्ड करके रख रहा है, यानी कि कौन से तरह का डाटा को होल्ड करके रख रहा है। बेसिकली वो इंटीजर डाटा हो सकता है जैसे 1 2 3 अप टू सोन, ये कोई कैरेक्टर हो सकता है जैसे कि आप समझ लो कि कोई स्ट्रिंग हो सकती है। तो यानी कि किस तरीके का डाटा जो है वो एक्चुअल में स्टोर कर रहा है उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप, यानी कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। तो जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो कितने बाइट को स्टोर करता है? तो बेसिकली वो स्टोर करता है 1 बाइट को। तो जो कि आपको ध्यान में रखना है। और आगे इसके भी पार्ट होते हैं जैसे कोई साइंड कैरेक्टर या फिर अनसाइंड कैर डाटा टाइप, तो इनका भी जो साइज होता है वो 1 होता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और रेंज की अगर मैं बात करूं कैर डेटा टाइप की तो वो होती है -128 से 127, यानी कि वहां से -128 और वहां पे 127, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वह क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ मेमोरी साइज ऑफ डबल डेटा टाइप। अब जैसे कैर होता है वैसे इंट भी होता है, तो वैसे डबल और फ्लोट भी होता है। तो जो डबल डेटा टाइप है उसका जो मेमोरी साइज होता है वो होता है 8 बाइट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो उसी तरह से इंट डेटा टाइप भी होता है, तो जो आपको ध्यान में रखना है जो इंट डेटा टाइप होता है वो एक्चुअल में जो है
2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी को वो रखता है। तो जो कैर डेटा टाइप हो गया वो कितना करता है, 1 बाइट। जो इंट हो गया वो 2 बाइट, और जो डबल हो गया वो 8 बाइट्स को स्टोर करता है। तो ये जो है आपको जो है कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी है। वहीं पे अगर मैं फ्लोट डेटा टाइप की बात करूं तो वो जो है 4 बाइट्स को स्टोर करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैर हो गया 1, इंट हो गया 2, जो फ्लोट हो गया वो 4 बाइट्स को रखता है, और जो डबल डेटा टाइप हो गया वो 8 बाइट्स को स्टोर करता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, हाउ वी कैन डिफाइन अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास यूजिंग C++। अब जो C++ की बात कर रहे हैं कि C++ में किसी क्लास के बाहर जो किस मेंबर को हम किस तरीके से जो डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका जो सही आंसर है वो है स्कोप रेजोल्यूशन। स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से हम जो है किसी भी जो मेंबर फंक्शन है उसको जो है किसी क्लास के बाहर जो हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 11 की, व्हाट इज क्लास इन C++। बेसिकली जो क्लास का क्या मतलब है, C++ हो उसमें जो क्लास का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज क्लास, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और वैसे सी में भी कुछ इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज इन सी लैंग्वेज प्रिंटफ बिलोंग्स टू विच लाइब्रेरी। जो प्रिंटफ है सी लैंग्वेज में वो किस लाइब्रेरी से बिलोंग करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है studio.h, यानी कि आपको ध्यान में रखना है जो इसका सही आंसर है वो studio.h, यानी कि जो स्टूडियो बेसिकली एक हेडर फाइल होती है। जब भी हम कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे सी लैंग्वेज होगी, तो ऊपर हमें जो एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। बेसिकली हेडर फाइल होती है, बहुत सारी चीजें जो उस लाइब्रेरी में पहले से होती हैं, जो कि एक यूजर प्रोग्राम को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी में से एक जो हेडर फाइल होती है उसको studio.h बोलते हैं, और उसी के लिए जो हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं। तो बेसिकली प्रिंट एफ का हम यूज करते हैं ताकि जब हमें आउटपुट चाहिए तो उसके लिए जो हम शो करवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखा द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, तो जो ये लिख के आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तभी आएगा जब हमने बाहर जो प्रिंट एफ फंक्शन का यूज किया होगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की, वो है एन एरे ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन डैश मेमोरी लोकेशन। जो एरे होता है, जो एरे ऑफ एलिमेंट होता है, वो किस तरीके की मेमोरी लोकेशन में जो है स्टोर होते हैं, तो बेसिकली वो स्टोर होते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में। जो एरे होता है वो सीक्वेंशियल मेमोरी में स्टोर होते हैं। जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो एरे ऑफ एलिमेंट होता है वो सीक्वेंशियल जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, सीक्वेंशियल। तो लास्ट और 15 क्वेश्चन की बात करें, अ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट शुड बी क्लोज बिटवीन। जो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होता है वो किन के बीच में जो है उसको बंद किया जाता है, सिंगल कोट, डबल कोट, या दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो बेसिकली कोई भी कैरेक्टर जो कॉन्स्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल ए जो हमने लिखा है, तो इसको जो हमें एनक्लोज करते हैं वो हम करते हैं सिंगल कोट्स में, यानी कि सिंगल कोट्स के अंदर ए आता है। और वहीं पे अगर डबल कोट्स की बात करें तो हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग यानी कि जैसे यहाँ पे मेमोरी लिखा है, तो इसको जो हम एनक्लोज करेंगे वो करेंगे हम डबल कोट्स में, जो मेमोरी है वो डबल कोट्स के अंदर आएगा, तब जो एक स्ट्रिंग मानी जाएगी। अगर वहीं पे अगर हमने सिंगल कोट्स में लिखा तो वो होता है कैरेक्टर कांस्टेंट, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ थे टॉप 15 क्वेश्चन, जो कि आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और जो है कोशिश की गई थी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने की। सो कल आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट टू ऑल फॉर योर एग्जाम। आप सभी का एग्जाम जो काफी ज्यादा अच्छा होगा, बी कॉन्फिडेंट कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। सो धन्यवाद।